कभी सोचा है जब हम किराने की दुकान से कोई सामान उठाते हैं तो हम असल में क्या उठा रहे होते हैं। भाई दिमाग में तो यही चलता है कि सेब ताज़े हैं या नहीं, या दूध की कीमत ठीक है या नहीं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस एक सेब को हम तक पहुंचाने के पीछे कितने बड़े, कितने अदृश्य सिस्टम काम कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सिस्टम्स के पर्दे हटाने वाले हैं। ये मैसेज सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हम सब ऐसी बड़ी बड़ी उलझी हुई चीज़ों का हिस्सा हैं जिन्हें हम अक्सर पूरी तरह से समझ नहीं पाते। लेकिन घबराइए नहीं, यहाँ किसी घोटाले की बात नहीं हो रही। बस ये जो एहसास है ना कि हम ऐसे सिस्टम्स का हिस्सा हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, कुछ कुछ वैसा ही हमारे शॉपिंग कार्ट के साथ भी होता है। और इसे समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी चीज़ से। तो चलिए जरा जूम आउट करते हैं और अपनी रोज की शॉपिंग से एक कदम पीछे हटते हैं। हमारा ये सफर शुरू होता है सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी से, वो सिस्टम जो हमारे लिए खाना उगाता है। कृषि। ये शब्द सुनते ही शायद दिमाग में खेत और ट्रैक्टर की तस्वीर आती है, लेकिन असल में इसकी परिभाषा कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ फसल उगाना नहीं, बल्कि मिट्टी को तैयार करने से लेकर जानवरों को पालने तक की वो पूरी प्रक्रिया है जो इंसानी जिंदगी का आधार है। जरा सोचिए, ये कितना पुराना और कितना जरूरी सिस्टम। अच्छा, तो इस इतने बड़े सिस्टम को हम 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं। पहला, जाहिर है, फसल उत्पादन, यानी फल, सब्जियां और अनाज उगाना। फिर आता है पशुपालन, मांस, दूध और अंडों के लिए जानवरों को पालना। और तीसरा, जो इन दोनों को और भी बेहतर बनाता है, वो हैं खेती की तकनीकें, जैसे सिंचाई के नए नए तरीके जो पैदावार को कई गुना बढ़ा देते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कृषि का दायरा हमारे खाने की प्लेट से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे कपड़ों के लिए कपास से लेकर गाड़ियों के लिए बायोफ्यूल तक, और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी, ये सब कुछ कृषि की ही देन है। मतलब इसका असर हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि चीजें उगती कैसे हैं, लेकिन खेत से दुकान तक पहुंचते पहुंचते उसकी एक कीमत लग जाती है। वो कीमत कौन तय करता है और कैसे? यहीं पर तस्वीर में आता है हमारा दूसरा छिपा हुआ सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिक्स। इस ग्लोबल बाजार की भाषा को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, एक्सचेंज रेट। इसे ऐसे समझिए कि ये अलग अलग देशों की करेंसी के बीच का एक स्कोरबोर्ड है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया कितना मजबूत है, यही स्कोर तय करता है कि बाहर से आने वाली चीजें हमें सस्ती पड़ेंगी या महंगी। तो सवाल ये है कि ये स्कोर तय कैसे होता है। मोटे तौर पर इसके 2 तरीके हैं। एक तरफ है फ्लोटिंग रेट, जो मार्केट के मूड यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हर पल बदलता रहता है। और दूसरी तरफ है फिक्स्ड रेट, जहां कोई देश अपनी करेंसी को किसी दूसरी मजबूत करेंसी, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, से जोड़ देता है ताकि स्थिरता बनी रहे। और ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की। एक ऐसी अदृश्य दुनिया जहां कोई दुकान नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, लेकिन हर एक दिन खरबों डॉलर का लेन देन होता है। ये एक 24 घंटे चलने वाला डिजिटल मार्केट है जो चुपचाप हमारी खरीदी जाने वाली हर चीज की कीमत पर असर डाल रहा होता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये करेंसी का स्कोर ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? इसके पीछे कई बड़ी आर्थिक ताकतें काम कर रही होती हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, देश की ब्याज दरें, उसकी आर्थिक ग्रोथ यानी जीडीपी, बेरोजगारी के आंकड़े और सरकार की नीतियाँ, ये सब मिलकर तय करती हैं कि किसी देश की करेंसी मजबूत होगी या कमजोर। ठीक है, तो खेत भी हैं और बाजार भी, पर इन दोनों को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे तो चाहिए, है ना? वो नियम कौन बनाता है? यहीं हम एक और परत हटाते हैं और पहुंचते हैं सबसे बुनियादी सिस्टम तक, गवर्नेंस यानी शासन। शासन को समझने का एक मजेदार तरीका इसके शब्दों में ही छिपा है। कई शब्दों के आखिर में क्रेसी यानी क्रासी लगा होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी। ये क्रेसी दरअसल ग्रीक शब्द क्रेटोस से आया है, जिसका मतलब होता है शासन या ताकत। तो ये शब्द हमें सीधे सीधे बताता है कि भाई ताकत किसके हाथ में है। और ये स्लाइड इसी आइडिया को और भी साफ कर देती है। जब डेमोस यानी लोग, क्रेटोस यानी शासन करते हैं, तो बनती है डेमोक्रेसी। जब एरिस्टोस यानी सबसे बेहतर लोग शासन करते हैं, तो वो है एरिस्टोक्रेसी। और जब सिस्टम को अफसर और नियम कानून चलाते हैं, तो उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि शासन का ये सिस्टम सिर्फ राजनीति की बात नहीं है।
यही सिस्टम तय करता है कि किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी, देशों के बीच व्यापार के नियम क्या होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था की नीतियां कैसी होंगी। ये वो अदृश्य ढांचा है जो खेती और बाजार दोनों को एक साथ बांध कर रखता है। तो हमारे पास 3 बड़े-बड़े सिस्टम्स हैं, कृषि, अर्थशास्त्र और शासन। तीनों अपनी अपनी जगह बहुत विशाल और जटिल हैं, पर असली जादू तो तब होता है जब हम देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। चलिए अपने शॉपिंग कार्ट में रखे किसी भी एक प्रोडक्ट की कहानी को देखते हैं। उसकी कहानी शुरू होती है कृषि से, यानी जमीन से। फिर वो पहुंचता है ग्लोबल इकोनॉमिक्स के मैदान में, जहां दुनिया भर के बाजार उसकी कीमत तय करते हैं। और इस पूरी की पूरी यात्रा पर नजर रखता है गवर्नेंस का सिस्टम, जिसके बनाए नियम और कानून हर कदम पर लागू होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किराने का सामान खरीदने जैसा एक बहुत ही मामूली सा काम असल में हमें दुनिया के किसी कोने में बैठे एक किसान के खेत से जोड़ता है। और ये कनेक्शन बनता है एक ऐसे ग्लोबल मार्केट के जरिए जिसमें हर रोज खरबों डॉलर का व्यापार होता है। और इस पूरे के पूरे खेल को चलाते हैं वो नियम जो शासन करने के सदियों पुराने आइडियाज से निकले हैं। तो अगली बार जब कोई कुछ खरीदे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि इन तीनों विशाल सिस्टम्स का एक हिस्सा बन रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया इन सिस्टम्स के जरिए और ज्यादा आपस में जुड़ती जा रही है, क्या ये जुड़ाव ही इसे और ज्यादा नाजुक बना रहा है?